अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उन दिनों हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ों के आराम के लिए बसाए गए शहर शिमला की मालगाड़ी पर हिंदुस्तानियों के चलने की इजाज़त नहीं थी और इस घटना का जिक्र शिमला के अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर ने शिमला गज़ट में डिटेल के साथ किया है। उन दिनों शिमला के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर किंग थे। उन्होंने लिखा है, ये मेरी ज़िंदगी की बेहद अजीब घटना ही नहीं बल्कि एक सनसनीखेज़ तजुर्बा भी है। अगर ये मुकदमा मेरे सामने ना चला होता तो मैं मरते दम तक इस बात पर यकीन ही नहीं करता, चाहे मेरे फादर ने आंखों देखी घटना के तौर पर ही मुझसे ये बात क्यों ना बयान की होती। सुबह सख्त सर्दी थी, हाथ पांव सुन्न हो रहे थे और रगों में खून जमता हुआ महसूस हो रहा था। एक मद्रासी अफसर गरम सूट पहने मगर पाँव में चप्पल डाले दफ्तर पहुंचा। वो बहुत परेशान नज़र आ रहा था। अपनी सीट पर बैठने के बजाय वो सीधा अपने डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी, जो अंग्रेज़ था, के कमरे में गया। दरवाज़ा खोलकर पूछा, इजाज़त है? हाँ, और वो इजाज़त पाकर अंदर चला गया। सर्दी के मौसम में तुम कांपते तो रहते हो, मगर आज परेशान क्यों हो? मैं बहुत घबराया हुआ हूँ सर जी, मेरी जान को ख़तरा है। क्या मतलब? खुलकर बात करो, बैठ जाओ। गुजारिश है कि मुझे जो सरकारी बंगला रहने के लिए दिया गया है वो बदल दिया जाए। वहाँ मेरी जान खतरे में है, वरना मैं अपनी गिरह से कोई और मकान ले लूँगा। क्या हो गया है? क्या वहाँ पहाड़ी जानवर आ गए हैं? बर्फ के मौसम में तो वो सड़कों तक आ जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं। तुम्हारा बंगला कहाँ है? खेतों के करीब है सर, लेकिन बात जानवरों की नहीं किसी। और मद्रासी अफसर की घिघी बन गई। बात करो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। सर, मैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सिर्फ एक हफ्ते पहले ही बदली होकर आया हूँ। पहले 3 दिन तो बड़े आराम से गुजरे। मैंने बीवी को लिखा कि अभी यहाँ बहुत सर्दी है, बच्चों को और तुम्हें 2 महीने बाद ही बुलाऊंगा। चौथी रात जैसे मुझे किसी अजनबी औरत ने आवाज़ देकर कहा, तुमने बच्चों को न मंगवाकर अच्छा ही किया है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे भी परेशान हों। बीवी बच्चों के आने से पहले तुम मेरी मदद करो ताकि तुम्हें और उन्हें परेशानी ना हो। सर, मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन मैं तो जाग रहा था। मैंने एक साया सा हरकत करता महसूस किया, मगर देखते ही देखते वो गायब हो गया। दूसरी रात फिर यही हुआ। आवाज़ आई। क्या सोचा? मेरी आवाज़ हलक में ही अटक गई। मैं कोई जवाब नहीं दे सका। सर, वहाँ कोई बुरी चीज़ रहती है, मुझे कोई और बंगला दे दीजिए। अंग्रेज़ अफसर ने नफ़रत भरी नज़र से मद्रासी अफसर की तरफ देखा और तंजिया मुस्कुराते हुए कहा, उस खिड़की का शीशा साफ कर दो, बर्फबारी से धुंधला गया है। मद्रासी अफसर ने रुमाल से शीशा साफ कर दिया तो अंग्रेज़ अफसर बोला, देखो, पेड़ों की टहनियों पर जैसे बर्फ जम गई है, उसी तरह तुम्हारा दिमाग भी जम गया है। बुज़दिल, अंधविश्वासी, चले जाओ यहाँ से। काम करने दो, ख्वामख्वाह वक्त बर्बाद करने चले आते हैं। और बेचारा मद्रासी अफसर परेशानी के आलम में अपनी सीट पर आ बैठा। उसने किसी दोस्त के मशवरे के बाद अंग्रेज़ स्टेट अफसर से बात की। उसने भी बात का मजाक उड़ा दिया। आखिर उसने शहर में मकान किराए पर ले लिया और बंगले पर ताला डाल दिया गया। अगले गर्मी के मौसम में जब दिल्ली से दफ्तर शिमला आए तो एक और हिंदुस्तानी अफसर को वही बंगला अलॉट किया गया, मगर तीसरे ही दिन
उसने स्टेट अफसर से जाकर दरख्वास्त की कि केतु शहर से दूर है, उसे कहीं नज़दीक मकान अलॉट किया जाए। स्टेट अफसर ने हंसकर पूछा, क्या तुम्हें भी वहाँ कोई नज़र आ गया है? तो उसके मुंह से अचानक निकला, मगर आपको कैसे पता चला? क्या मुसीबत है, मैंने अब फैसला कर लिया है कि ये बंगला किसी और अफसर को दिया जाएगा और कोई 2-3 हफ्ते बाद ये खूबसूरत बंगला एक अफसर जिसका नाम उस्मान खान था उसको अलॉट कर दिया गया, जो अपने बीवी बच्चों समेत वहाँ शिफ्ट हो गया। लेकिन तीसरे ही दिन उसने खामोशी से ये कॉटेज छोड़ दिया। अब ये बात अफसरों में आम हो गई। अंग्रेज स्टेट अफसर इसे हिंदुस्तानियों के अंधविश्वास से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। एक दिन उसे न जाने क्या सूझी कि शनिचर और इतवार के बीच वाली रात वो अपने 2 और दोस्तों को साथ लेकर केथू के इस खूबसूरत कॉटेज में जा पहुंचा। रात के साए फैलते गए, शराब चलती रही, ताश की बाजी पर बाजी चलती रही। एक नौकर भी उनके साथ था। क्या तुम भी डरकर भाग जाओगे? आवाज़ आई। साथ ही एक साया ताश के पत्तों और शराब के गिलासों के आसपास घूमने लगा। फिर आवाज़ आई, प्लीज़ डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दूसरे ही लम्हे वो तीनों कॉटेज से बाहर भागते जा रहे थे। आवाज़ आ रही थी, सुनो तो, खुदा की कसम मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ, मेरी बात तो सुनो। मगर किसी ने बात नहीं सुनी। फिर ये आवाज़ें बंद हो गईं। दूसरे दिन लोकल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया गया। पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर गार्ड लेकर पहुंच गया। हथियारों से लैस गार्ड कॉटेज का घेराव किए हुए थे। सब इंस्पेक्टर कॉटेज के बेडरूम में कुर्सी पर बैठा था। उसका एक हाथ रिवॉल्वर पर था। दिन गुजरा, शाम गुजर गई, रात गहरी हो गई, ठंडी बहुत ज़्यादा थी। पुलिस गार्ड के कुछ लोग भी अंदर बरामदे में आ गए और 2 गार्ड बड़े दरवाजे पर कुर्सियां डालकर बैठ गए। अंदर सब इंस्पेक्टर भी ऊँघने लगा था। वो अचानक उठ खड़ा हुआ। एक औरत का साया उसके सामने था। सब इंस्पेक्टर इतना घबराया कि उसने फायर शुरू कर दिया और भागकर बाहर आ गया। गोलियों की आवाज़ से वादी गूंज उठी। फायर बंद होते ही वही औरत की सिसकियों की आवाज़ें आने लगीं और डूब गईं। सब इंस्पेक्टर पसीने में शराबोर खड़ा था। अब मामला हाई लेवल पर पहुंच गया था। कई पुलिस अफसर इस काम पर लगाए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार दिल्ली से एक सब इंस्पेक्टर आगा को बुलाया गया। वो बहुत दिलेर अफसर गिना जाता था। आगा ने आते ही सब लोगों का बयान लिया। फिर पुलिस गार्ड के साथ ही कॉटेज रवाना हो गया। ठीक रात के 11:30 बजे जब ये सब इंस्पेक्टर ड्राइंग रूम के कोने में एक राइटिंग टेबल पर पिस्तौल रखे उस अजनबी मेहमान के इंतज़ार में था कि वही साया मेज़ पर पड़ा। आप कुछ सुनने के लिए आए हैं या? आवाज़ आई। इंस्पेक्टर ने लपक कर पिस्तौल उठा लिया। मैं गर्जमंद हूँ, लेकिन सच्चाई जानना चाहते हो तो हमदर्द बनकर बात करो। वैसे भी ये पिस्तौल और गोलियाँ मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मुझे यकीन है कि तुम अलग आदमी हो जो मुझे इस तकलीफ़ से छुटकारा दिला सकते हो। वादा करो। इंस्पेक्टर ने अपने आप को संभालते हुए कहा, वादा, अपने परवरदिगार के नाम पर वादा, मगर मुझे कुछ लम्हों की मोहलत चाहिए। क्यों नहीं? इंस्पेक्टर ने बाहर आकर गार्ड को छुट्टी दी। स्टेट सब इंस्पेक्टर ने कहा, सर, आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन सब इंस्पेक्टर ने साफ इनकार कर दिया। खतरे की कोई बात नहीं, मुझे तो मामला बहुत नाजुक दिखाई देता है। ये ठीक है कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला और दिलचस्प केस है, मगर मैं सच्चाई जानकर रहूँगा।
और गार्ड को छुट्टी दे दी और गार्ड चला गया। अब कॉटेज की सब खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद थे। इंस्पेक्टर ने आराम से जाकर कपड़े ढीले किए, पिस्तौल उतार कर रख दिया, बूट उतारा और कुर्सी पर बैठकर आराम से इंतज़ार करने लगा। कुछ मिनटों बाद वही आवाज़ और साया फिर वहाँ मौजूद था। मुझे अफसोस है कि आप बहुत थके हुए हैं और मैं आपको परेशान कर रही हूँ। मुझे यकीन हो चुका है कि आप मेरे दोस्त साबित होंगे। आप आराम करना चाहें तो कर लें, ये सब बातें कल सही। हमदर्दी का शुक्रिया। मेरा ख्याल है आज ही बात हो जाए और मुनासिब समझो तो मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ जाओ। शुक्रिया, मैं आपको नाराज़ नहीं कर सकती। आपको खो दिया तो न जाने कब तक ये अजाब और ये तन्हाई और वीरानी कायम रहे। आपका परिचय। सब इंस्पेक्टर ने फाइल से कागज़ निकाले और कलम संभाल ली। छोरी, ये मेरा शादी से पहले का नाम है। शादी के बाद मुझे मिसेस आइजक कहते थे। मैं अपनी माँ की इकलौती लड़की थी। हम माँ बेटी देश के अलग अलग शहरों में घूमते रहते थे। तुम्हारे बाप का नाम? हाँ, कौन जाने। मैं एक प्यारी लड़की थी। मैंने एक तवाइफ के यहाँ जन्म लिया था। माँ ने मुझे सेंटर कैम्ब्रिज तक पढ़ाया। मेरा ये रिकॉर्ड आपको मियो स्कूल कारगल से मिल सकता है। आइजक पारसी था। हमारा पेशा नाच गाना था, इसलिए हम जगह जगह जाते थे। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि आइजक से शादी के वक्त मैं कंवारी थी। आगे कहो। मैं एक बार रेस खेलने के लिए दिल्ली से बम्बई गई। वहाँ आइजक से मुलाकात हो गई। हम झट एक दूसरे के करीब आ गए। कोई 4-6 दिन के बाद मेरी माँ का कोई पुराना जानने वाला उसे मिल गया और वो उसके साथ भाग गई। मैं आइजक के पास रह गई। हमने इस दौरान ज़िंदगी भर साथ देने का वादा कर लिया। आज जिस कॉटेज में आप बैठे हैं, ये आइजक की मिल्कियत था, जो उसने राय बहादुर राम सरन दास को बेच दिया था और उसने उसे सरकार को किराए पर दे दिया। इसके बाद ये कॉटेज मेरी वजह से आज तक वीरान है। मैंने हर आने वाले शख्स की मिन्नत की, मगर वो डर कर भाग उठा। अब आवाज़ की सिसकियाँ ऊंची होने लगीं। फिर क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने पूछा। दास्तान लंबी है। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ उगल दूँ, लेकिन हिम्मत नहीं रही। कल रात तक इजाज़त दे दीजिए। आज की रात मैं जी भर कर रो लूँ और दिल हल्का कर लूँ, लेकिन खुदा के लिए तुम चले ना जाना इंस्पेक्टर, यहाँ सो जाओ। लेकिन नहीं, मेरी सिसकियों में तुम्हें नींद कैसे आएगी? इंस्पेक्टर ने कपड़े पहने, कागज़ समेटे और बाहर आ गया। जब वो घोड़े पर सवार होने लगा तो आवाज़ आई, अंधेरा बहुत है, ध्यान से जाइएगा, कल ज़रूर आइएगा। और दूसरे दिन इंस्पेक्टर शाम के वक्त जब कॉटेज पहुंचा तो साया वहां पहले से मौजूद था। आ गए? इंस्पेक्टर मुस्कुराया, घोड़े को बांधकर दरवाजे में दाखिल हुआ। कमरों में बत्तियां जल रही थीं। इंस्पेक्टर और आछोरी साथ साथ चल रहे थे। वो अपनी सीट पर बैठ गए। बयान शुरू हो गया। जब वो थक जाता तो आछोरी प्यार से कहती, थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, बाकी कल सही। मेरा ख्याल है कि काम आज ख़त्म हो जाना चाहिए। इंस्पेक्टर बोलता, जैसी आपकी मर्ज़ी। हाँ, तो आइजक से शादी करने के लिए मैंने हर तरह से कोशिश की। एक तरफ आइजक के फादर मान नहीं रहे थे और दूसरी तरफ मेरी माँ। मैं आइजक के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकती थी। आखिर हमने दिल्ली की एक अदालत में जाकर शादी कर ली। वहाँ से मैं, आइजक और मेरी माँ शिमला चले आए और इस कॉटेज में रहने लगे। आइजक का कारोबार बड़े बड़े शहरों में था। वो कालीन और
आला पैमाने की चीज़ें सप्लाई करता था, इसलिए उसका सारे बड़े शहरों में बहुत असर और रसूख था। 2 महीने गुजर गए, मैं उम्मीद से थी। उस वक्त मेरी माँ को पता चला कि मैंने आइज़क से शादी कर ली है। वो तवाइफ थी। वो कब सोच सकती थी कि लड़की शादी कर ले। वो तो आइज़क की दौलत समेटना चाहती थी। उसने कोशिश की कि बच्चा ज़ाया कर दिया जाए, मगर मैंने साफ मना कर दिया। इसी बीच हालात ने पलटा खाया। आइज़क को दूसरे दिन कारोबार के सिलसिले में बम्बई जाना था। एक दिन पहले वो किसी दफ्तर में गया हुआ था कि उसकी माँ का तार मिला। उसने लिखा था कि बड़ा बेटा बहुत बीमार है, फ़ौरन घर पहुँचो। आइज़क जब घर आया तो मैं बहुत उदास थी। मैंने अकेले में उससे बात की, मगर उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझसे कभी अलग नहीं होगा। मैं रो रो कर बेहाल हो रही थी, मगर मेरी माँ खुश थी। गाड़ी दूसरे दिन सुबह जानी थी। मैं उसे छोड़ने गई। आइज़क चला गया और मैं माँ के ताने सुनने के लिए वहाँ रह गई। ठीक 1.5 महीने बाद आइज़क आया। उसने मुझे 6,000 रुपये देते हुए कहा कि और भी चाहो तो मिल सकते हैं। मैं मजबूर हूँ, ज़्यादा देर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरे फादर को पता चल गया है। लड़के की बीमारी बहाना थी। फादर मुझे लाखों की जायदाद से महरूम कर देगा। मेरी पहली बीवी भी बहुत सी जायदाद की मालिक है। उसके 3 बच्चे हैं। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करता रहूँगा। आखिर तुम्हारे बाप को ये सब कैसे मालूम हुआ? सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से, जिसने मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए ख़त लिखे और मिसेस आइज़क के नाम पर लिखवाए। वो मेरी बीवी को मिलते रहे। कई ख़त में रकम भी मांगी गई थी। तुम्हारी माँ को 25,000 रुपये नकद दे दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे ख़ानदान की बदनामी ना हो। ये रकम मेरे फादर के कहने पर दी गई है। मैं अब इसलिए यहाँ आया हूँ कि आखिरी बार तुमसे मिल लूँ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपने फादर के कहने पर। उस रात मेरा आइज़क से बहुत झगड़ा हुआ। मुझे रुपया नहीं, आइज़क चाहिए था। मेरी माँ और आइज़क रात गए तक पीते रहे और मैं रोती रही, मगर मेरे आंसुओं का उन पर कोई असर नहीं था। दूसरे दिन दोपहर को मेरी माँ पर अचानक फालिज का हमला हुआ। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जिस दौलत के लिए वो अपने खून को, अपनी बेटी को धोखा देना चाहती थी, वो उसे मिल नहीं सकी। हमने उसका अंतिम संस्कार किया। अगले दिन आइज़क को लौट जाना था। मैंने उसके पांव पकड़ लिए, सारी रकम उसके सामने रख दी, जेवर उसे दे दिया और कहा कि वो मुझे छोड़कर ना जाए। उसने एक नहीं सुनी। जब मैंने उसे कहा कि मैं खुद जाकर उसके फादर की मिन्नत समाजत कर लूँगी, तो वो भड़क उठा और ये कहकर चला गया कि अगर मैंने ऐसा किया तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। आइज़क चला गया। मैं उसके पीछे नहीं जा सकती थी। मैं चिल्लाती रही। उसने मुड़कर नहीं देखा। मुलाजिम को उसके पीछे भेजा, मगर वो भी लौटकर नहीं आया। आखिर वो भयानक रात आ गई जो इस लम्हे तक मुझे लगातार अजाब में डाले हुए है। मैं आधी पागल हो चुकी थी। रोते रोते बेहाल हो गई थी। मुझे हल्की सी नींद आ गई। दरवाजे खुले थे। मुझे कुछ होश नहीं था। कोई 11 बजे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं समझी मुलाजिम लौट आया है। आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं मिला। देखा तो आइज़क मेरे सामने खड़ा था। आइज़क, आइज़क, तुम आ ही गए। मेरी मोहब्बत रंग लाकर ही रही ना। लेकिन मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि आइज़क ने लपक कर मेरा गला दबा लिया। मेरी एक नहीं चल सकी और मैं हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन ये सिर्फ मेरी ज़िंदगी का सवाल नहीं था, बल्कि आइज़क के बेटे का भी। आइज़क ने अपने बेटे को भी कत्ल कर दिया था, वो जो मेरे पेट में था। बेटा, तुम्हें कैसे मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है वो लड़का था। तुम्हारा जिस्म कहाँ है?
बाथरूम का फर्श उखाड़िए, वो मिल जाएगा। फिर कुछ देर बाद अछोरी ने ठंडी आह भरकर कहा, इंस्पेक्टर, मैं मासूम थी, मेरा बच्चा मासूम था। मैंने आइजक से बेपनाह मोहब्बत की थी, मगर उसने मुझे धोखा दिया। और मज़े की बात यह थी कि मुझसे ये ड्रामा खेला गया कि आइजक शादीशुदा है। वो न शादीशुदा था, ना ही उसका बाप जिंदा था। शादी बेशक मेरी माँ की मर्जी के खिलाफ हुई थी, लेकिन उसके बाद वो और आइजक मिल गए थे। आइजक अय्याश आदमी था। उसने शादियों के जरिए बहुत सी लड़कियों को धोखे दिए थे। हाँ, अब उसकी शादी हो गई है। वो अपनी बीवी को बहुत चाहता है और अब मैं उसे प्यार की कीमत का एहसास दिलाना चाहती हूँ। मैंने हर शख्स को अपनी फरियाद सुनाई, लेकिन सब मुझसे डर गए। आज मेरे मन का बोझ हल्का हुआ है। अब ये तुम्हारा काम है इंस्पेक्टर। जब मेरी मदद की ज़रूरत हो मुझे याद कर लेना। रात होने लगी थी। इंस्पेक्टर आगा ने कागज़ संभाले और सोफे पर लेट गया। वो बड़े इत्मीनान की नींद सोया। कोई 12 बजे एहलकारों को फिक्र हुई। वो बंगले में पहुंचे तो इंस्पेक्टर सो रहा था। सबकी जान में जान आई। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बाथरूम का फर्श उखाड़ा गया। अछोरी का ढांचा बरामद हो गया, कुछ कपड़ों की धज्जियां भी। महसूस हो रहा था कि एक मर्दाना रुमाल उसकी गर्दन के आसपास सख्ती से बांधा गया था और अब भी उसका कुछ हिस्सा बाकी था। मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद साबित हो गया कि ढांचा औरत का है। आइजक को इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया गया, लेकिन उसने हर इल्ज़ाम से इनकार किया। मगर वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे सका कि अगर उसने अछोरी को तलाक दे दी थी और कॉटेज बेच दिया था तो तलाक के कागजात कहाँ हैं और अछोरी कहाँ है, जिसका काम हिंदुस्तान के बड़े बड़े होटलों में नाचना था और अब अरसे से वो गायब है। वैसे ये कत्ल का सबूत नहीं था, शक ज़रूर था। अदालत को सबूत चाहिए था। आइजक के वकील ने विरोध किया कि औरत या अछोरी की ही सही, लेकिन जिसकी आत्मा इतना लंबा बयान दे सकती है, तड़प सकती है, इंस्पेक्टर ने उसके बयान पर दस्तखत क्यों नहीं लिए? क्या वो सिर्फ बोल सकती है? इंस्पेक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मोहलत मांगी। सफाई का वकील सुनने लगा। इंस्पेक्टर इतनी अहम बात नज़रअंदाज करने पर शर्मिंदा था। वो उस रात फिर कॉटेज पहुंचा। अछोरी उसके इंतज़ार में थी। इंस्पेक्टर की बात सुने बगैर उसने कहा, ये मेरी गलती थी। मैं तो सिर्फ ये कानून जानती हूँ कि खून का बदला खून होता है। आप कागज़ कलम लाइए। इंस्पेक्टर ने कागज़ कलम दवात दे दिया। अछोरी ने अंग्रेज़ी में 2-3 लाइन लिख दी। मैं हल्फिया बयान करती हूँ कि पुलिस को जो बयान दिया गया है वो मेरा है और जिस बयान पर एतराज़ किया गया है, विरोध किया गया है, वो मेरा नहीं। इसे दोबारा देखा जाए। अछोरी। अगली सुनवाई पर वकील सफाई ने फिर विरोध किया कि हर औरत अछोरी हो सकती है। ये लिखावट किसकी है, ये कौन बता सकता है? मगर अदालत हैरान रह गई। जब अदालत में मौजूद इंस्पेक्टर के लिखे हुए बयान को दोबारा जांचा गया तो आखिर में बिल्कुल वही दस्तखत निकले। सफाई का वकील बहुत सटपटाया। सर, अगर मकतूल बयान दे सकता है, लिख सकता है, तो मेरी आपकी मौजूदगी में दस्तखत क्यों नहीं कर सकता? अदालत ने रहस्यमयी नज़रों से सरकारी वकील और इंस्पेक्टर की तरफ देखा। अदालत लंच के लिए उठ गई। इंस्पेक्टर घोड़े पर सवार होकर सीधा कॉटेज पहुंचा। कोई 1.5 मील का फासला था। ताला खोलकर अंदर गया। उसे ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ, आश्चर्य हुआ। जो आइजक ने अपने बेटे की बीमारी का बहाना बनाकर अछोरी को गहने दिए थे, लखनऊ के एक ज्वेलर की रसीद थी। ये गहने आइजक ने उसे खरीद कर दिए थे। कोई रहस्य नहीं था। ये सबूत कम नहीं थे।
मगर उससे कत्ल का सबूत और दस्तखत की शिनाख्त नहीं हो सकती थी। इंस्पेक्टर ये लेकर अदालत में पहुंचा। काफ़ी बहस के बाद मुकदमे की सुनवाई मुलतवी हो गई। इंस्पेक्टर बहुत परेशान था। उसी रात वो फिर कॉटेज पहुंचा। अछोरी नहीं आई, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे ख्वाब में देखा। उसने इंस्पेक्टर की मुश्किल हल कर दी थी। अगली सुनवाई पर अदालत में वाकर्स हॉस्पिटल का रजिस्टर पेश किया गया। मां को हॉस्पिटल दाखिल कराने के रजिस्टर पर अछोरी के दस्तखत थे। वहां उसने मिसेज अछोरी आइजक के नाम से दस्तखत किए थे। मां को हॉस्पिटल दाखिल कराने के रजिस्टर पर अछोरी के दस्तखत थे। माहिरीन ने दस्तखत वेरीफाई कर दी। शक अब यकीन में बदलते जा रहे थे। मुकदमा सेशन कोर्ट के हवाले कर दिया गया। आखिर आइजक को जुर्म का इकरार करना पड़ा और उसे मौत की सज़ा दी गई। इस मुकदमे का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इस फैसले के बाद कॉटेज में कभी कोई साया नज़र नहीं आया, और दूसरे ये कि फैसले की रात इंस्पेक्टर ने जानबूझकर कॉटेज में रात गुजारी। उस रात अछोरी इंस्पेक्टर से आखिरी बार मिलने के लिए आई, मगर ख्वाब की हालत में। उसने कहा, तुमने मुझे हमेशा के लिए सुकून दिया है। मैं मुतमईन हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पास न शुक्रिया के अल्फाज हैं, न एहसान के लिए कोई ऐसी बात। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस आखिरी मुलाकात में तुम मेरी एक आखिरी आरज़ू, आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे। सिर्फ ये कि सुबह उठो तो बेडरूम के बाग वाली खिड़की के नीचे लकड़ी के फर्श की एक दो तख्तियाँ उखेड़ दो। वहाँ एक संदूकची में कुछ चीज़ें हैं। अपनी बीवी को मेरी तरफ से तोहफा दे देना। मेरी ये आरज़ू, मेरी ये ख्वाहिश भी उतनी ही शदीद है जितनी आइजक से इंतकाम लेने की। ये संदूकची मेरी माँ ने वहाँ रखी थी। सुबह संदूक बरामद हो गई। कोई 40,000 की करेंसी नोट और उतनी ही कदरों कीमत के जेवर। इंस्पेक्टर ने ये सब गवर्नमेंट के हवाले कर दिया, लेकिन अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से पूरा करने के इनाम के तौर पर यह सब उसे इनाम में दे दिया गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।